नमस्कार बच्चों, मैं अनुपम। आज एलएलबी सेमेस्टर एग्जाम में जो बीएलएलबी के स्टूडेंट हैं और एलएलबी के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक पेपर है जो आपका जनरल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज का है। जनरल इंग्लिश और लीगल लैंग्वेज की बात करें कि जो हमारे कोर्ट में आम चाल बोल भाषाओं में जनरल अंग्रेजी उपयोग की जाती है। कई बच्चों के मन में ये भ्रांति होती है सर ये पूरा पेपर हमें इंग्लिश भाषा में करना होगा, हमारा सेमेस्टर बैक न लगे। तो हम आपको बिल्कुल क्लियर करके बता देते हैं, ऐसा नहीं। लीगल लैंग्वेज का मतलब होता है जो हमारे न्यायालय में, कोर्ट में बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है, उसे हम लोग लीगल लैंग्वेज कहते हैं। पेपर को देखेंगे कि पेपर हमारा जो है ये लीगल लैंग्वेज का जो आपका पेपर है उसका जो क्वेश्चन कैसे आपको हल करने और क्या है उसके बारे में हम लोग थ्योरी देखिए। ये लीगल लैंग्वेज का जो पेपर है ये आपका 3 घंटे का पेपर है और 100 नंबर का पेपर है। एलएलबी में सेमेस्टर में प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होने के लिए 36 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 100 में आपको केवल 36 मार्क्स लाने हैं। और आपको बता दें इस पेपर में 60% जो है आपका वो हिंदी में ही पेपर आपका है और 40% जो पेपर है उसको आपको इंग्लिश में सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग ये जो पिछली बार 2015 में लीगल लैंग्वेज का एग्जाम है उस पे हम लोग चलेंगे और इस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे कि पेपर को कैसे हल करें। तो मन में बच्चों के जो डर है वो खत्म होगा और पेपर को कैसे करें। देखिए, अभ्यर्थियों को प्रश्न के उत्तर क्रमानुसार लिखे। एक चीज तो एग्जामिनर क्या कहता है कि आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस क्वेश्चन को लिखते चले, जिसमें उन्हें काफी जांचने में भी आसानी रहेगी और आपको भी क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। तो हम लोग चलते हैं पेपर की ओर। देखें, 24 पेज की आपको कॉपी मिलेगी, कोई भी बी कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, ये उन्होंने बता दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले 60 क्वेश्चन आते हैं जिन्हें हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन कहते हैं। 60 क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो देखिए सबसे पहले क्या कहा है इन्होंने, पेपर पे ही हम लोग चलते हैं और पेपर में आप देखते हैं तो ये पेपर में ये देखिए सबसे पहले उन्होंने कहा है कि इस खंड को सभी प्रश्न अनिवार्य है। मतलब ये 60 क्वेश्चन वाले में 10 क्वेश्चन है और 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन दिए गए और 4 नंबर का है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन को कितने लेंथ में लिखना है वो डिपेंड करता है जो हमारे सब्जेक्टिव पेपर हुए। कई बार एलएलबी के जब सब्जेक्टिव पेपर होते हैं उसमें बच्चे गलती कर देते हैं। 4 नंबर का अगर हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो कम से कम एक पेज में उस क्वेश्चन को लिखें। जब क्वेश्चन आप लिख रहे हो तो वहां पे कुछ चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान देनी है। ठीक है, कि जैसे कोई डिफिनीशन दी गई है तो उस डिफिनीशन के बारे में लिखिए, उसका अगर कोई सेक्शन दिया गया है या कोई आर्टिकल दिया है उसके बारे में देखिए, और लास्ट में केस। अगर आप ये 3 चीजें अपने 4 नंबर वाले क्वेश्चन में मेंशन करोगे तो पेपर सेटर आपको 2 से 2.5 नंबर देगा। अदरवाइज केवल आप एक पेज में लिखने के बजाय आधा हाफ पेज लिख रहे हो तो आपको 4 नंबर में वो 0.5 तक मार्क्स दिए हैं बच्चों को, या बहुत ज्यादा 1 नंबर देगा। अब आप 10 क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा 10 नंबर मिलेंगे 40 नंबर में, तो आपकी मार्किंग वैसे भी कम हो जाएगी। तो ये कम ना हो तो इसके लिए ध्यान रखना है और टाइम भी डिसाइड करना कि ये 10 क्वेश्चन हमें 1 आवर्स में या 1:15 1 घंटे 15 मिनट में इसको सॉल्व कर लेना है पेपर का। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए, ऑल क्वेश्चंस करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन करने हैं, 4 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का है तो देखो क्या लिखा है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस दिए गए हैं और हमें इन सेंटेंस को क्या करना है, करेक्ट करना है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस हमारा करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, मुंबई इज द बिगर देन कानपुर। मुंबई इज द बिगर देन कानपुर। अब इस सेंटेंस को हमें सही बनाना है तो अगर हम लोग बात करें तो मुंबई इज द बिगर देन, तो इसमें जो कंपैरेटिव डिग्री है वो गलत है, बिग नहीं होगा। क्या होगा, सही सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा कि मुंबई इज बिगर देन कानपुर। अब आपने 4 नंबर वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को ये सही आंसर लिखिए और इसको है मुंबई इज द बिगर देन कानपुर। तो ये आपने लिखा, ये कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है, आपने सही किया, तुरंत आपको 1 नंबर मिल गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है,
इसी में दिया गया है, द हाई वी गो, ठीक है, द कोल्ड इज, ये गलत सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हमें सही यूज करना है। तो यहाँ पे क्या है कि डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है और आपका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, द हायर वी गो। देखिए यहां तक आपका सही है। अब यहां पे जब आपका हो जाएगा द, अब यहां पे जो लिखा है कलर्ड, कोल्ड लिखा है, कलर्ड इट इज, ये चीज जो है वो गलत है। इसको हमें क्या करना है, कलर्ड करना है। पूरा सेंटेंस आपका सही होकर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट जो है आई हैव नो एनी फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन है कि आई हैव नो एनी फ्रेंड्स, यहां पे हमें बनाना है। तो यहां पे देखिए जो भी तुम्हारा सेंटेंस है उसमें क्या है, जो भी डाउट है उसमें निगेटिव है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे आई हैव नो फ्रेंड्स, यहाँ पे आई हैव एनी फ्रेंड्स की जगह हम लोग सही सेंटेंस बनाएंगे। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैव नो फ्रेंड्स, ठीक, आई हैव नो फ्रेंड्स मैंने बनाया और आपका सही सेंटेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक लास्ट वाला बचा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जस्ट मिनट, एक सेकंड। तो इस तरह हम लोगों ने ये सेंटेंस देख लिया था। अब हमारे पास सेंटेंस बचता है लास्ट, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। लास्ट सेंटेंस है आपका आई सेड टू गो हिम। अब इसमें हमें करेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट और प्लस वर्ब मिस्टेक आ रहा है, तो आई टोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, आई टोल्ड। देखिए जिस बच्चे को आई टोल्ड हिम टू गो, आई टोल्ड हिम। मैं ये बता दूं, ये करेक्ट फॉलोइंग सेंटेंस जो है वो ग्रामर के हैं। जो बच्चे सेंटेंस पढ़ते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, प्रोनाउंस अच्छे उनको हैं, वर्ब्स का नॉलेज है, उनके लिए ये बढ़िया है। अब जैसे ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, जैसे मैंने इनके चारों क्वेश्चंस को कर दिए 1 बाय 1, तो आप इसको सही कर सकते हैं। लेकिन आपको जब ग्रामर आती है, नहीं आती है, तो आप इसमें टाइम वेस्ट मत करो। आपका 4 नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन आपका सेंटेंस अगर सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि बच्चों की परेशान हो जाए कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करें और क्या चीजें इनको सही करने के लिए, ठीक। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ओवरऑल हो जाती। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, गिव द 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। देखिए ये क्या है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द उपयोग किया गया है जिसको हम लोग 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे। देखिए पहला 1 सब्स्टिट्यूशन को हम लोग एक वाक्यांशों के लिए उपयोग किया गया सेंटेंस होता है, ठीक है। वन हु लव्स हिज ओन कंट्री, ठीक है, अपने देश से प्यार करने वाला व्यक्ति, वन हु लव्स ओन कंट्री, तो वो क्या होता है, देशभक्त कहलाता है। हिंदी में तुम लोग जानते हो, और इंग्लिश में हम लोग अगर इसको कहेंगे तो क्या होता है, पैट्रियट, ठीक है, या देशभक्त, ठीक है, पैट्रियट या मैट्रियट, ये हो गया। अब अगर आपने पढ़ रखा है, जो इंटरमीडिएट में या बेसिक क्लासेस में बच्चे पढ़ रखते हैं, तो उनको वन हु लव्स ओन कंट्री, अपने देश से प्यार करने वाला, पैट्रियट कहलाता है। लीगली एंडिंग ऑफ द मैरिज, ठीक है, कानूनी रूप से विवाह विच्छेदन हो गया हो, कानूनी रूप से विवाह विच्छेदन हो गया। क्या कह रहा है, लीगली एंडिंग, विवाह समाप्त हो गया हो, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सब लोग जानते हो, जैसे कानूनी रूप से आप लॉ के स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, तो डाइवोर्स का नाम सुना ही होगा, सबने सुना है। अब आपको इसको डाइवोर्स लिखना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तलाक, ठीक है, या विवाह विच्छेदन या कानून बोलते हैं। तो ये डाइवोर्स हो गया। देखिए अब ऐसे आपने एक शब्द इसमें लिखा, 1 नंबर आपको मिल गया, इधर आपने लिखा फिर 1 नंबर मिल गया, ठीक है। जो आपको आते जा रहे हैं वो आप लिखते जा रहे हो। जिनको ग्रामर इंग्लिश अच्छी आती वो इस पेपर को कर पाएंगे, इस वाले क्वेश्चंस को। ऐसा नहीं कि बाकी कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन के लिए हैं, लेकिन यहाँ पे बात बताते। 1 देखिए, ए पर्सन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेज, एक व्यक्ति
जो दो भाषाओं को बोल सकता है, एक साथ दो भाषाओं को बोलने वाले व्यक्ति के बारे में बताया गया। तो द्विभाषी आप लोगों ने सुना होगा, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, जैसे बाइलोंगियल होता है जिसको हम लोग द्विभाषी कहते हैं। जैसे जो बच्चे कानून की तैयारी करते हैं तो बेयर एक्ट उनका डिगलाट होता है, तो ये क्या हो गया, बाइलोंगियल हो गया, द्विभाषी हो गया। तो ये आपका फिर एक नंबर आपको मिल गया अगर आपने लिख लिया कि एक साथ कई भाषाओं को बोलने वाला, तो द्विभाषी हो गया, बेंगोली हो गया। ठीक है। अब वन हु अनेबल टू पे हिज डेप्थ, डेप्थ का मतलब आप देखिए सेंटेंस जैसे इंग्लिश इनको नहीं आते उनके लिए थोड़ा डेप्थ का मतलब होता है ऋण होता है, रिकवरी होता है। वन हु अनेबल पे, जो पैसा पे ना कर सके, किसी को दे ना सके, तो वो क्या हो जाता है, आप लोगों ने बैंकिंग की भाषा में सुना होगा, इंसॉल्वेंसी हो सकता है, दिवालिया जिसको हम लोग बोलते हैं, या बैंकरप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस जो होगा, सुटेबल सेंटेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा, बैंकरप्ट के लिए, ठीक है, इंसॉल्वेंसी। इसके लिए कोड और एक तुम्हारा एक्ट भी है, इंसॉल्वेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं दिवालिया। क्या बोलते हैं, दिवालिया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये दिवालिया हो गया। तो देखिए इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से आपको एक नंबर और मिल गया। मान लीजिए इसमें आपको दो सही क्वेश्चन हो गए तो आपके 2 नंबर मिल जाएंगे, अगर आपके गलत हो गए दो तो आपके 2 ही नंबर मिलेंगे, जो सेंटेंस आप लिखते जाएंगे वो मिलेंगे। अब देखिए 4 नंबर आपके उधर ग्रामर से और 4 नंबर इधर, ये 8 नंबर बिल्कुल आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर अगर आती है, नहीं आती तो आप इसको छोड़ दीजिए। अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है। अब देखिए यहां से इंग्लिश नहीं है, अंग्रेजी लैंग्वेज ना होकर क्या दिया गया, विधिक भाषा के शब्दों से क्या तात्पर्य है, उसकी उपयोगिता बताइए। ठीक है, क्या कह रहा है, विधिक भाषा, लीगल लैंग्वेज हमारी क्या है उसके बारे में बता रहा है कि विधिक भाषा के बारे में आप बताइए कि विधिक भाषा हमारी क्या है। ठीक है, तो विधिक भाषा के बारे में बताना कि विधिक भाषा क्या है, लीगल लैंग्वेज क्या है, और लीगल लैंग्वेज में आपको बताना है। तो ये आपको हिंदी में करना है, इसको आप इंग्लिश में परेशान होने की जरूरत नहीं कि हम कैसे करेंगे, इसको आप हिंदी में ही लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए यहां ये हो गया विधिक भाषा। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं स्क्रीन को। हाँ, अब ये देखिए जैसे विधिक भाषा की उपयोगिता, उसके तात्पर्य बताने। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया, तो ये आप हिंदी में लिख लोगे। अब बच्चों परमादेश की याचिका से आप क्या समझते हो। अब देखो जो बच्चे पढ़ाई किए उनको पता है कि परमादेश याचिका होती क्या है, परमादेश लेख क्या होता है, परमादेश याचिका का उपयोग क्या होता है। ठीक है, जिसको हम लोग परमादेश लेख कहते हैं, परमादेश याचिका। आपको पता है संविधान के अनुच्छेद 32 और 226, ये सुप्रीम कोर्ट में है और ये हाई कोर्ट में है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही से नहीं करता उस पर परमादेश लेख जारी कर सकते। आप हिंदी में पूरा लिख डालिए, एक केस लॉ लिख दीजिए, सेक्शन लिख दीजिए, आपका 1 नंबर फिक्स हो गया। 1 नंबर ना होकर ये कितने नंबर का हो गया, 4 नंबर का, क्योंकि ये क्वेश्चंस डिसाइड किया गया 4 नंबर वाले क्वेश्चंस में। तो ये देखिए आपका ये जो दिया गया है सी पार्ट, इसमें देखिए ये उन्होंने दिए कि जैसे बी पार्ट में क्वेश्चन किए तो बी पार्ट में उन्होंने 4 क्वेश्चन दिए 4 नंबर के, सी पार्ट में 1 किया तो 1 4 नंबर का मिल गया, परमादेश किया 4 नंबर। तो आप देखिए 2 हिंदी में आपको आसानी से मिल गए ना, एक ये मिल गया 4 और 8, उधर आपने ये छोड़े लेकिन ये कर सकते हैं आप हिंदी में। प्रत्यायोजन का विधान, कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हो जिसमें बताया गया प्रत्यायोजन का विधान क्या होता है, इसको आप आसानी से प्रत्यायोजन विधान कर सकते हैं। अब अगर इधर कैलकुलेशन करेंगे तो आपके देखिए हिंदी वाले अगर क्वेश्चन की बात हम लोग कर रहे हैं जो बच्चे हो गया, तो आपका हिंदी में 4 नंबर का ये हो गया, 4 नंबर का ये हो गया। इस तरह से आपके कितने 4 + 4 + 4, ये आपके क्वेश्चन आराम से 3 क्वेश्चन हो गए जो बिल्कुल हिंदी में दिए गए। ठीक है, 18 नंबर आपके ये हैं जब आप पूरे सॉलिड है, इसमें कोई अंग्रेजी नहीं है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलेंगे। देखिए 1 सेकंड, ये देखिए अब यहां पे देखिए क्या दिया गया, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउंस। एक साथ एक वाक्यांशों के कई प्रयोग हैं। देखिए जैसे दिया गया है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना है, और एक EXCPT एक्सेप्ट मतलब छोड़ देना है। ठीक है, होल एंड होल, एक होल क्या होता है, पूरा होता है। ठीक है, कब कंप्लीट, और एक होल WHO गड्ढा हो गया। रूट देखिए जड़ होती है। ठीक है, और रूट
देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम जा रहे हैं कहीं बाई रूट होते, तो एक कास्ट क्या होती है, जाति होती है, एक सी ए, देखिए सी ए और सी ए एस टी कीमत होती है, कोई कास्ट होगी। 4 क्वेश्चन है, चारों को हमने लिखे, 4 नंबर का हो गया। तो ये देखिए फिर 4 नंबर इंग्लिश वाली चीज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन इंग्लिश और हिंदी। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये सेंटेंस आपके दिए गए हैं। अब इन सेंटेंसों को आप देखिए कि क्या क्या सेंटेंस है और इसके बारे में कैसा बताया गया है आपको। चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है हिंदी में या इंग्लिश में इस चीज को। तो देखिए एक सेकंड पेपर, तो इनको हिंदी या इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में है। तो जो दिए गए हैं ये सब हमारी लैटिन मैगजीन है, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, आप लोग छठे सेमेस्टर का मान लो एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये लैटिन मैगजीन है और इन्हीं का उपयोग हम लोग करते थे, ठीक है। अब इन लैटिन मैगजीन में क्या क्या चीजें दी गई है उनको बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। देखिए ये, ठीक है। अब सबसे पहला जो है इसमें दिया गया है, एक सेकंड, एबी नेस्टो। अब ये है, अब इसके बारे में आपको लिखना है कि ये क्या है। तो देखिए सबसे पहले ये है, इसका हिंदी मीनिंग अगर हम लोग जाने कि हिंदी में क्या होता है, तो इसको बोलते हैं प्रारंभ से या शुरू से, ठीक है। एबी नेटो के बारे में होता जिस कार्य के समझौते कानूनी रूप से, जब से हम कोई कानूनी रूप से कोई कार्य कर रहे हैं और प्रारंभ से शुरू से ही करते हैं, ठीक है, तो इनवैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, मतलब शुरू से ही ये क्या हो, अवैध हो। कानूनी रूप से क्या हो जाएगा, जब शुरुआती रूप से, तो इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे शुरू से ही जो चीज अवैध हो, गलत हो, तो वो वैसे ही स्टॉप हो जाएगी। तो ये तुम्हारा एबनेट स्टॉप हो गया, ठीक। दूसरा वाला सेंटेंस है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है, केवेंट इम्पोर्ट। अब इसमें क्या है, हिंदी में होता है, हम लोग एक सिद्धांत लिखते हैं जिसको जब कॉन्ट्रैक्ट ला पढ़ते हैं बच्चे, उसमें क्रेता सावधान, ठीक है, जो क्रेता होता है वो सावधान होता है, ठीक है। उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बायर बिहेवियर, ठीक है। जब कोई जाता है सामान लेने तो बायर बिहेवियर के बारे में बताया जाता है, ठीक। तो इसमें यह बताया जाता है कि स्टार्ट खरीदारी स्वयं वस्तु में गुणवत्ता और क्वालिटी, कोई सामान खरीदी गई तो उसकी गुणवत्ता और क्वालिटी के लिए होता है केवल। अब देखो अगर आपका एक सही तो 1 नंबर मिल गया, ये अपने इसका मतलब हिंदी में लिख दिया तो आपका, देखो इसने ये कहा है कि इंग्लिश और हिंदी। बच्चों फिर ध्यान रखना, देखिए यहाँ पे लिखा है कि इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, आप हिंदी में लिख दो इसको लोकस स्टैंडर्ड्स, किसके बारे में देखो मैंने फिर बताया, देखो इंग्लिश या हिंदी में इनके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। तो अब अगला जो सेंटेंस है हमारा, जहां पे हम लोग चल रहे हैं, क्या कह रहा है, लोकस्ट है। अब इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है, वाद दायर करने का अधिकार, ठीक है। जो भी व्यक्ति है उसको क्या होता है, वाद केस दायर करने का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को कहा जाता है कि वो अपना केस दायर कर सकता है, न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। इसके बारे में बताया गया, किसी भी न्यायालय में मुकदमा प्रस्तुत कर सकता है, दायर कर सकता है। लोकल स्टेटस मतलब, अब इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग क्या होता है, कानूनी रूप से अधिकार, जिसको लीगली अधिकार है कि वो अपना केस कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब लास्ट में तुम्हारा है रेस्टनेस। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई वस्तु जिसका कोई मालिक ना हो, ठीक है। रेस प्रॉपर्टी मतलब कोई ऐसा कोई जिसका स्वामी ना हो, हिंदी में हम लोग सब बोलते हैं कोई स्वामी ना हो, उसके लिए रेसनेस का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब ये देखिए ये पूरे इंग्लिश में ही आपको लिखने, अगर आप चारों सही कर देंगे तो 4 नंबर, आपके 3 सही हुए तो 3 नंबर मिलेगा। ये पूरा इंग्लिश में आपको करना है, ठीक है। तो ये वाली बात आपको लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग चलते हैं, फुल फॉर्म। अब फुल फॉर्म होता है, एब्रिविएशंस होता है, सब बच्चे तैयारी करते हैं कि किसका क्या फुल फॉर्म होगा। NHRC आप लोगों ने सुना होगा, इसके बारे में जानते भी होंगे, ठीक है, कि क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में NHRC है।
ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे एनआरसीसी देखिए है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसका पूरा नाम लिख देना आपको। क्वेश्चन है एआईआर, देखिए ऑल इंडिया रिकॉर्ड होता है, ठीक है। एस देखिए एससीसीसी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं। एनजीटी नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल है, ठीक है, ये दिया गया। तो आप फुल फॉर्म चारों का लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे कोई इंग्लिश वाली बात ही नहीं, ठीक है। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स इन फॉलोइंग सेंटेंस, अब इसमें फिलर करने हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, क्या अप्रोप्रिएट वर्ड होगा ये भरने होंगे, ठीक है। अब देखिए एक्सप्लेन टू द फॉलोइंग मैक्सिमम, अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ये मैं देखो तेजी से बढ़ा रहा हूं कि इसमें ये अगर नहीं आता इंग्लिश में तो आप छोड़ भी सकते हो, इसको कर सकते हैं। एक्सप्लेन द टू फॉलोइंग मैक्सिमम, अब यहाँ लेटिव मैगजीन है, जैसे मैंने बताया आरडी अल्टम पार्ट हो गया, ठीक है। एक्स प्रोजेक्टो क्या हो गया, प्रो बैनको क्या हो गया, तो ये कर ले। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन सबसे ज्यादा मार्क्स के हैं, 15 नंबर का गुरु क्वेश्चन है, 30 नंबर में है। अब ये देखिए कोई जरूरी नहीं, देखो ये क्वेश्चन हिंदी में ही आपको लिखना है। संघ व राज्यों की राजभाषा के संबंधित क्या चीज है, हमारी कौन सी लैंग्वेज है राज्य की और संघ की, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। ये आप अगर क्वेश्चन लिख देंगे कम से कम 3 पेज में तो आपको 15 नंबर मिल जाएंगे, केवल हिंदी में लिखना है। इंग्लिश का पेपर है, हिंदी में आपको लिखना है, ठीक है। विधिक लेखन के मूलभूत सिद्धांतों को समझाइए, ठीक है। जो विधिक लेखन है लीगल लैंग्वेजेस में, डिस्क्राइब द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द लीगल राइटिंग, लीगल राइटिंग कैसे होती है उसके बारे में। भारतीय विधिक प्रणाली में अंग्रेजी भाषा के अध्ययन के महत्व को बताइए। देखिए 4 क्वेश्चन करने हैं, इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए, ठीक है, और आपको 5 क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन एक आपको करना है। देखिए 4 क्वेश्चन दिए गए, इसमें आपको पहला दूसरा, इसमें 2 क्वेश्चन करने हैं, आपके 15 नंबर। फिर अगले आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए ये पार्ट चेंज हो जाता है, यहाँ पे निम्नलिखित को विस्तृत व्याख्यान कीजिए, ठीक है। अब ये फिर एक्सप्लेन आ गया, एक्सप्लेन द, देखिए यूबी जस्ट एबेर रेमडम्स, जहां अधिकार है वहीं उपचार है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ में इसको पढ़ रखा है, ये आप आराम से हो जाएंगे एक एक नंबर के, ठीक है। अल्ट्रा वाइस शक्ति बाह्य अधिकार का क्या हो गया, सहमति से शक्ति हो गई। तो अगर आप ये देखिए यहाँ 5 क्वेश्चन में केवल 4 करने हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं, तो 2 आप छांट लीजिए हिंदी के और आराम से कर दीजिए। फिर चलते हैं सेक्शन सी, सबसे लास्ट में। यहाँ भी क्या है कि 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स से करने हैं। आपको कैसे करना है, देखिए यहाँ पे देखिए राइट द एसे एनी फॉलोइंग टॉपिक्स, किसी टॉपिक पे एसे लिखना है, कोई भी जरूरी नहीं कि आप अंग्रेजी या हिंदी में लिखो। यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लोगों ने समझ, यूसीसी, इसके बारे में आप लिख दीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक राष्ट्र है, इसके बारे में ऐसे लिखना है आपको, ठीक। कम से कम 3 पेज का आप लिख दीजिए, ठीक है। सोशल जस्टिस क्या होता है, 3 पेज का हिंदी में लिखना है, 15 नंबर आपके मिल जाएंगे। बच्चे परेशान है कि पास होने के लिए, अगर आप इस पे काम करोगे तो पास होने के लिए तो आसानी से हो जाओगे, फिर परेशान होने की बात। अब देखो ये इंग्लिश में करना, राइट द, देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेन अबाउट द नोटिस ऑफ द पॉल्यूशन, ठीक है, लाउड स्पीकर इन लोकेलिटीज, हमारी लोकेलिटी में लाउड स्पीकर के लिए, ठीक है, लोकेशंस। अब देखो यहाँ भी उन्होंने लिखा कि नहीं कि इंग्लिश में लिखना है, आप हिंदी में भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये देखो, ये थोड़ा सा ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ हिंदी में ट्रांसलेट करना है, पैराग्राफ को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मोस्ट पावरफुल, सर्वोच्च न्यायालय मोस्ट पावरफुल है। द हाई कोर्ट इन द कंट्री, तो ये सब आप पढ़ते जाओ और हिंदी में इसको लिखते हुए चले जाओ, इस तरह आपका ये काम, ठीक है। अब ये पैराग्राफ अंग्रेजी, यहाँ पे आ जाता है कि अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। ये इंग्लिश में, अभी तक सब हिंदी में देख रहे थे, ये है कि वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच दिया गया है। शब्दों को वर्ड्स, लेखन, चित्र, ये सब आपको इंग्लिश में बना देना है और इसके बारे में लिख देना है, और इस तरह से आपका ये पूरा पोर्शन इंग्लिश लैंग्वेज का खत्म हो जाएगा, आराम से पेपर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें लोगों को ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद।